नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं जिसने सच पूछिए तो पीढ़ियों को प्रभावित किया है। नेपोलियन हिल की सोचो और अमीर बनो। जी हाँ, बिल्कुल। थिंक एंड ग्रो रिच। हमारे पास इस क्लासिक किताब पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, है ना? ये तो एक तरह का आंदोलन बन गई जिसने पता नहीं कितने लोगों को प्रेरित किया है। सही कहा आपने। तो आज हमारी इस पड़ताल का मकसद है उन मूल सिद्धांतों को समझना जिनकी वजह से ये विचार आज भी इतने सालों बाद भी इतने प्रासंगिक और शक्तिशाली लगते हैं। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि ये सिद्धांत आए कहाँ से। हाँ, वही मैं कहने वाली थी। ये कोई हवाबाई बातें नहीं है। ये जानना वाकई दिलचस्प है, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं कि हिल ने कोई 20 साल से ज्यादा लगाए इस पर। 20 साल? हाँ, और 500 से ज्यादा उस जमाने के सबसे कामयाब लोगों का विश्लेषण किया। मतलब हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल भी थे शायद उसमें। बड़े बड़े नाम। सोचिए, उन सब के अनुभव, उनकी सफलताएं, यहाँ तक कि उनकी विफलताएं, उन सब का निचोड़ है इन सिद्धांतों में। जी। किताब का जो केंद्रीय विचार है, जो सार है, वो सुनने में बड़ा सीधा लगता है, पर शायद उतना ही गहरा भी है। आप जो सोचते हैं, आप वही बनते हैं। मतलब हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर के विचारों का आईना है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात है या इसके पीछे कोई ज्यादा व्यवस्थित प्रक्रिया है? मतलब सिर्फ सोचने भर से चीजें कैसे बदल सकती हैं? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सोच ही वास्तविकता बनती है। ये विचार इस किताब की आत्मा है, बिल्कुल है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। हाँ। स्रोत ही साफ करते हैं कि हिल का मतलब एक सक्रिय, सचेत और एक निर्देशित, मतलब डायरेक्टेड मानसिक प्रक्रिया से था। इसका मतलब है कि सफलता की जो इमारत है वो विचारों की नींव पर ही खड़ी होती है। अच्छा। सिर्फ इच्छा करना कि काश मेरे पास ये होता, वो पर्याप्त नहीं है। हिल इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी सोच, अपना अटूट विश्वास और अपनी रोजमर्रा की आदतों को अपने लक्ष्य के साथ पूरी तरह से अलाइन करना होगा, मिलाना होगा। अलाइन करना होगा। हाँ, ये एक तरह का मानसिक अनुशासन है, सिर्फ उम्मीद लगाना नहीं। जब विचार एकाग्र हों, तीव्र हों और लगातार हों, तब उनमें वो शक्ति आती है कि वो बाहरी दुनिया में सच हो सकें। तो ये पैसिव थिंकिंग नहीं, बल्कि एक्टिव, फोकस्ड थिंकिंग है। अच्छा, किताब में वैसे तो 13 सिद्धांत बताए गए हैं, लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं, वो कुछ सबसे बुनियादी और प्रभावशाली सिद्धांतों पर रोशनी डालते हैं। जी। तो चलिए इन मुख्य स्तंभों को एक एक करके समझते हैं। ये कौन से सिद्धांत हैं और असल में ये काम कैसे करते हैं? शायद इन्हें समझने से वो प्रक्रिया ज्यादा साफ हो जिसका आप जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल। स्रोत कुछ ऐसे सिद्धांतों को सामने लाते हैं जो मिलकर एक तरह का सफलता का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। पहला और शायद सबसे अहम है डिजायर, इच्छा। इच्छा। हाँ। हिल इसे किसी भी उपलब्धि का शुरुआती बिंदु मानते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये कोई मामूली इच्छा नहीं है, जैसे आज मौसम अच्छा है, काश छुट्टी होती, ऐसी नहीं। अच्छा। नहीं, ये एक ज्वलंत, धधकती हुई इच्छा होनी चाहिए। बर्निंग डिजायर, एक ऐसी तीव्र चाहत जो आपके मन पर हावी हो जाए, जो आपको सोने ना दे, जो आपके हर काम के पीछे की ड्राइविंग फोर्स बन जाए। धधकती हुई इच्छा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि हिल ने इसे निश्चित मुख्य उद्देश्य यानी डेफिनेट चीफ एम से जोड़ा। मतलब आपकी इच्छा एकदम स्पष्ट और परिभाषित होनी चाहिए। आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और उसे पाने के लिए आप क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। धधकती हुई इच्छा, ये शब्द ही अपने आप में कितना शक्तिशाली है। ये सिर्फ चाहने से कहीं ज्यादा गहरा लगता है। लेकिन एक सवाल है, सिर्फ इच्छा रखना क्या काफी है? कई बार लोगों में इच्छा तो बहुत होती है, पर अंदर ही अंदर उन्हें यकीन नहीं होता कि वो उसे पा भी सकते हैं। हाँ। यहीं पर शायद दूसरा सिद्धांत आता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इच्छा अगर चिंगारी है तो फेथ, विश्वास, वो ईंधन है जो उसे ज्वाला बनाए रखता है। अच्छा। ये दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हिल के अनुसार विश्वास सिर्फ उम्मीद या आशा नहीं है, बल्कि ये एक मन की स्थिति है जिसे ऑटो सजेशन या स्व सुझाव के जरिए विकसित और मजबूत किया जा सकता है। ऑटो सजेशन, उस पर आएंगे। जी। तो ये विश्वास जो है, ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर और अपनी क्षमता पर एक अटूट, संदेह रहित यकीन है। ये विश्वास ही है जो आपके अवचेतन मन,
सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देता है कि वो आपकी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए काम करे। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि विश्वास डर, शक और हिचकिचाहट जैसे नकारात्मक भावों को दूर करता है, जो अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हिल का मानना था कि विश्वास के बिना वो धधकती हुई इच्छा भी कमजोर पड़ सकती है। तो विश्वास एक तरह की मानसिक मांसपेशी है जिसे विकसित करना पड़ता है, ये अपने आप नहीं आता। बिल्कुल, इसे कल्टीवेट करना पड़ता है। और आपने ऑटो सजेशन का जिक्र किया, क्या ये तीसरा सिद्धांत है? ये कैसे काम करता है? सुनने में थोड़ा रहस्यमय ऐसा लगता है। रहस्यमय नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से काफी गहरा है। ऑटो सजेशन स्वसुझाव तीसरा सिद्धांत है और ये विश्वास को विकसित करने का एक मुख्य जरिया है। अच्छा, जरिया है ये मूल रूप से अपने अवचेतन मन को सचेत रूप से मतलब कॉन्शियसली प्रभावित करने की तकनीक है। स्रोत बताते हैं कि हिल का सुझाव था कि आप अपनी निश्चित इच्छा को लिखें, उसे दिन में कई बार, खासकर सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद जोर से पढ़ें जोर से। हाँ, और पढ़ते समय ये कल्पना करें और महसूस करें कि आप उसे पहले ही हासिल कर चुके हैं। ये दोहराव और ये भावनात्मक जुड़ाव धीरे धीरे आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है, रीप्रोग्राम करता है एक तरह से। एग्जैक्टली। ये नकारात्मक और सीमित करने वाले विचारों को, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, ये मुमकिन नहीं है, इनको हटाकर सकारात्मक सशक्त विश्वासों को, मैं सक्षम हूं, ये होकर रहेगा, इनको स्थापित करने का एक तरीका है। ये अपने मन के बगीचे में जानबूझकर मनचाहे बीज बोने और उन्हें सींचने जैसा है। ये दिलचस्प है कि कैसे ये पहले 3 सिद्धांत, इच्छा, विश्वास और स्व-सुझाव, इतने गहरे जुड़े हुए हैं और मुख्य रूप से हमारी आंतरिक मतलब इंटरनल मानसिक स्थिति पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। लेकिन बाहरी दुनिया में सफलता के लिए सिर्फ मानसिक तैयारी तो काफी नहीं होती होगी। क्या हिल व्यवहारिक ज्ञान और स्किल्स के बारे में भी बात करते हैं? निश्चित रूप से। यहीं पर चौथा सिद्धांत आता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान। हाँ, हिल इस मामले में बहुत स्पष्ट थे कि सिर्फ सामान्य ज्ञान यानी थोड़ी बहुत जानकारी हर चीज के बारे में होना, वो आपको अमीर या सफल नहीं बनाएगा। सफलता के लिए आपको अपने चुने हुए क्षेत्र या पेशे का विशेष ज्ञान हासिल करना होगा। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि हिल के अनुसार सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना ही काफी नहीं है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उस ज्ञान को व्यवस्थित करना और उसे एक निश्चित योजना के तहत बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना। हाँ, ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं है, वो शक्ति तब बनता है जब उसे प्रैक्टिकल एक्शन में बदला जाए। हिल ने उदाहरण दिया था कि हेनरी फोर्ड के पास शायद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का उतना तकनीकी ज्ञान नहीं था जितना उनके कुछ इंजीनियरों के पास था। अच्छा। हाँ, लेकिन फोर्ड ये जानते थे कि इस ज्ञान को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे सही लोगों को साथ लाना है और कैसे इसे बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और वेल्थ क्रिएशन के लिए इस्तेमाल करना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है, ज्ञान होना और ज्ञान का उपयोग करना जानना। ठीक है, तो आपके पास इच्छा है, विश्वास है, आप स्वसुझाव का अभ्यास कर रहे हैं और आपने विशेष ज्ञान भी हासिल कर लिया है। लेकिन रास्ता हमेशा सीधा तो होता नहीं, मुश्किलें आती हैं, असफलताएं मिलती हैं। यहाँ क्या करना है? यही पर पांचवां सिद्धांत, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। परसिस्टेंस। जी, स्रोत बताते हैं कि हिल इसे इच्छा शक्ति की असली परीक्षा मानते थे। लगातार प्रयास का मतलब है हार ना मानने का पक्का इरादा, रुकावटों, आलोचनाओं, अस्थायी हार और निराशाओं के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रहना। आसान नहीं होता ये। बिल्कुल नहीं होता। ज्यादातर लोग पहली कुछ मुश्किलों पर ही हार मान लेते हैं। हिल का मानना था कि लगातार प्रयास ही अक्सर सफलता और विफलता के बीच का निर्णायक अंतर होता है। और इसके लिए सिर्फ इच्छा शक्ति ही नहीं, बल्कि एक स्पष्ट योजना, मजबूत आदतें और अक्सर एक मास्टरमाइंड समूह का समर्थन भी जरूरी होता है। ये एक मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की रेस नहीं। आपको धीरज रखना होगा और चलते रहना होगा, भले ही रफ्तार धीमी क्यों ना हो जाए। अस्थायी हार। हिल का ये कहना कि हार स्थायी नहीं होती, शायद इसी लगातार प्रयास के महत्व को दिखाता है। आपने मास्टरमाइंड समूह का जिक्र किया, ये क्या है? ये छठा सिद्धांत है जिसके बारे में हमारे स्रोत बताते हैं, है ना? ये कैसे काम करता है? हाँ, मास्टरमाइंड समूह छठा प्रमुख सिद्धांत है और ये बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली विचार है। मास्टरमाइंड समूह। जी,
इसका मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का समूह जो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने ज्ञान और प्रयास को सद्भावपूर्ण भावना से मिलाते हैं। हिल का मानना था कि जब दिमाग इस तरह से सहयोग करते हैं तो वे एक अदृश्य अमूर्त शक्ति का निर्माण करते हैं, एक तीसरा दिमाग या मास्टरमाइंड जो अकेले काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के दिमाग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। ओह, तीसरा दिमाग। हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ नेटवर्किंग या दोस्त बनाना नहीं है, ये समान विचारधारा वाले सहायक बुद्धिमान लोगों का एक स्ट्रेटेजिक गठबंधन है जो एक दूसरे को जवाबदेह रखते हैं, विचार मंथन करते हैं और सामूहिक ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाते हैं। कहते हैं कार्नेगी ने अपनी सफलता का बहुत बड़ा श्रेय अपने मास्टरमाइंड समूह को दिया था। अच्छा। सही माहौल और सही संगति आपकी सोच को ऊपर उठा सकती है और आपकी प्रगति को कई गुना तेज कर सकती है। ये वाकई दिलचस्प है। तो सफलता सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिभा या मेहनत का ही नतीजा नहीं, बल्कि सही लोगों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता भी है। बिल्कुल। अब इन सिद्धांतों को एक साथ देखने पर कुछ समझ आ रहा है। इच्छा दिशा देती है, विश्वास शक्ति देता है, स्वसुझाव उसे पक्का करता है, विशेष ज्ञान रास्ता दिखाता है, लगातार प्रयास आपको चलाता रहता है और मास्टरमाइंड समूह आपको समर्थन और अतिरिक्त दिमागी ताकत देता है। ये तो एक पूरी प्रणाली लगती है। बिल्कुल, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, कि हिल के लिए सफलता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं था। हाँ, ये भी जरूरी है। उन्होंने सफलता को कहीं ज्यादा व्यापक अर्थ में परिभाषित किया। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि उनके अनुसार सच्ची सफलता में वित्तीय स्वतंत्रता के साथ साथ मन की शांति, अच्छा स्वास्थ्य, सामंजस्यपूर्ण रिश्ते, भय से मुक्ति, उपलब्धि का एहसास और जीवन में सच्ची खुशी और संतोष शामिल है। वाह! ये एक होलिस्टिक, एक समग्र दृष्टिकोण है। पैसा सिर्फ एक साधन है, साध्य नहीं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य सिर्फ आपको अमीर बनाना नहीं, बल्कि एक संतुलित, पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करना है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर थिंक एंड ग्रो रिच का नाम सुनकर लोग इसे सिर्फ पैसे कमाने की किताब समझ लेते हैं। हाँ, ये आम धारणा है। लेकिन ये परिभाषा सफलता को कितना मानवीय बना देती है। मन की शांति, खुशी, संतोष, ये शायद पैसे से भी ज्यादा कीमती चीजें हैं। तो अगर हम इस पूरी होलिस्टिक सफलता को देखें, तो क्या ये सिद्धांत उसे पाने में भी मदद करते हैं? निश्चित रूप से। वास्तव में ये सिद्धांत शायद उस समग्र सफलता के लिए और भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। उदाहरण के लिए, लगातार प्रयास, परसिस्टेंस, न केवल आपको वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है, बल्कि आपके चरित्र का निर्माण भी करता है, आपको ज्यादा लचीला और दृढ़ बनाता है। सही बात है। मास्टरमाइंड समूह न केवल व्यावसायिक सलाह दे सकता है, बल्कि भावनात्मक समर्थन और गहरे मानवीय संबंध भी प्रदान कर सकता है। विशेष ज्ञान आपको अपने काम में महारत हासिल करने में मदद करता है, जिससे उपलब्धि का गहरा एहसास और आत्मसम्मान बढ़ता है। और विश्वास और स्वसुझाव डर और चिंता को कम करके मन की शांति लाने में मदद कर सकते हैं। तो हाँ, ये सिद्धांत जीवन के लगभग हर पहलू पर लागू होते हैं, न कि सिर्फ पैसा कमाने पर। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़, सार ये निकलता है कि नेपोलियन हिल की जो अंतर्दृष्टि थी, जो उन्होंने दशकों पहले साझा की थी, वो आज भी गूंजती है। सफलता की यात्रा हमारे मन के अंदर शुरू होती है, एक स्पष्ट ज्वलंत इच्छा और इस पर अटूट विश्वास के साथ। बिल्कुल, मन से शुरुआत। लेकिन ये सिर्फ विचारों की उड़ान नहीं है, इसे जमीन पर उतारने के लिए ठोस कदमों की जरूरत है। अपने क्षेत्र का विशेष ज्ञान हासिल करना और उसे लागू करना, रास्ते की हर बाधा के बावजूद लगातार जुटे रहना और अपने लक्ष्य की दिशा में तालमेल बिठाकर काम करने वाले सहायक लोगों का एक समूह बनाना। जी। ये सोच और कर्म का आंतरिक विश्वास और बाहरी प्रयास का एक शक्तिशाली मेल है। हाँ, और ये देखना कितना आकर्षक है कि कैसे ये सिद्धांत व्यक्तिगत विकास के मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं पर ध्यान देते हैं। ये सिर्फ क्या करें की लिस्ट नहीं है, बल्कि कैसे बने और कैसे सोचें का मार्गदर्शन है। यह एक विचार है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। हिल सफलता को धन दौलत से परे मन की शांति और संतोष तक ले जाते हैं। इस व्यापक समग्र सफलता को पाने के लिए इन शक्तिशाली सिद्धांतों में से कौन सा आपको लगता है कि सबसे पहला, सबसे बुनियादी कदम है? अच्छा सवाल है। क्या वो धधकती हुई इच्छा है जो पूरी यात्रा को शुरू करती है, या शायद विश्वास की नींव रखना पहला काम है, या स्वसुझाव से अपने मन को तैयार करना, या फिर लगातार प्रयास करने का संकल्प लेना?
व्यक्तिगत सफलता की इमारत का वो पहला पत्थर कौन सा होना चाहिए? इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है। ये वाकई गहरा सवाल है सोचने के लिए, खासकर जब हम सफलता को उसके सही व्यापक अर्थ में देखते हैं। इसी विचार के साथ हम नेपोलियन हिल के इन कालजयी विचारों पर अपनी आज की ये गहन पड़ताल समाप्त करते हैं।